कॉम्फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो आपका टेस्ट पेपर 2 हुआ है। जितने भी स्टूडेंट हैं कॉम्फैक्ट एजुकेशन में जो ऐप्स के थ्रू टेस्ट दे रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। तो बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत वाइड पोर्शन है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। आपको कैसे पढ़ना है ये सारी बातें मैं करूँगा डिटेल में। तो देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक में बात करें तो आप उसको थोड़ा सा पार्ट्स में पढ़ा करो। कैसे? सबसे पहले मान लो हमने पढ़ा आज 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा और उसका एप्लीकेशन पढ़ा, 16 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा, उसका एप्लीकेशन पढ़ा, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फॉलो करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। और वहीं पे हमने कैलकुलेट करना सीखते हैं मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल मेटल बॉन्ड पर मेटल। तो ये सारी बातें हमें सीखनी है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स हुआ, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स हुआ, मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स हुआ, मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्स हुआ, मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स हुआ और मेटल डाईहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, मेटल डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स अच्छे से पढ़ने हैं। इनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटल कार्बोनाइल से है IR डाटा से सवाल मैक्सिमम टाइम आता है, तो उन पोर्शन पे अच्छे से फोकस करना है। जैसे मेटल कार्बिन की बात की जाए, फिशर कार्बिन और स्रो कार्बिन से कई बार सवाल आया हुआ है, दोनों में डिफरेंस, वो सारी बातें आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। सही है ना? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको बातें और याद होती जाती हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको आसान रहेगा टॉपिक को अच्छे से याद करने के लिए। सही है ना? तो उसके बाद हम OMC रिएक्शंस पढ़ते हैं। सही है ना? जैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, एकॉस्टिक इंटरेक्शन क्या है, ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन क्या है। सही है ना? तो ऑक्सीडेटिव कपलिंग किसको बोलते हैं। तो ये सारी, उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस याद रखनी है, इनके फीचर्स। सही है ना? इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रोडक्ट क्या बनता है, कैसे बनता है। और फिर लास्ट में आपके पास आता है, ध्यान देना, कैटालाइसिस। और कैटालाइसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपके पास कैटालाइसिस की अगर मैं बात करूं तो कैटालाइसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, जो आप यहाँ डिस्कस करते हो आपके पास, ध्यान दीजिएगा। कैटालाइसिस के अंदर आप जो रिएक्शंस पढ़ते हो इन्हीं का एप्लीकेशन कैटालाइसिस में आता है। और उसके बाद आपकी आती है कपलिंग रिएक्शन। सही है ना? कपलिंग रिएक्शन भी 7-8 हम डिस्कस करते हैं। तो उनके नाम, उनके फीचर्स, कौन कौन से यहाँ को कौन सा ऑर्गेनो कंपाउंड यहाँ इन्वॉल्व होता है, वो सारी बातें आपको याद रखनी है। और मेटलोसिन पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। सही है ना? तो सारी बातें मेटलोसिन से रिलेटेड लास्ट एग्जाम में भी वो नोटबुक का एक क्वेश्चन था जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड पूछा गया था मेटल CP कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब सुनिएगा, इस पेपर को अगर एनालाइज करें तो आपके हर पोर्शन से क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ध्यान देना, कई बार एग्जाम में ये होता है कि मेटलोसिन से सवाल नहीं आता, कई बार ये होगा आपका कि मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन नहीं मिला कई। और दूसरा इसी के साथ जो आपके CSIR के सिलेबस में अलग से मेंशन करके दे रखा है, दैट इज़ मेटल क्लस्टर। तो मेटल क्लस्टर को अलग से पढ़ा करो। जो मिसलेनियस क्लस्टर नोट्स में बने हुए हैं उनको याद भी रखो। जैसे आज के टेस्ट में एक सवाल आया था उन्हीं नोट से, तो मैं 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जो भी आपका डाउट रहा वो आप पूछ लेना। सही है? शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ध्यान देना। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए थे, कॉपर के साथ 4 CO मेंशन करके दिए थे +1, और CD कैडमियम के साथ 4 CO मेंशन करके दिए थे +2। आपसे पूछा गया था बताइएगा, ज्योमेट्री बताइएगा इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉपर +1 में है, और अगर कॉपर +1 में होता है, आपको पता है D10 सिस्टम होता है। और D10 में आपने पढ़ा होगा, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ पे भी आप ये डिस्कस करते हो, D10 सिस्टम ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ध्यान दीजिएगा। और फिर अगर इसकी बात करूँ तो कैडमियम +2 में है, ध्यान देना, और +2 में है तो आपको पता है कैसा सिस्टम बन गया है, D8 सिस्टम। और थोड़े दिन पहले आपके कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर में मैं बात कर रहा था, लेक्चर नंबर 8 में, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 4D और 5D का मेटल है, 4D और 5D का मेटल है, ध्यान देना, और वो D8 सिस्टम बना रहा है। कैसा सिस्टम बना रहा है? D8 सिस्टम बना रहा है। और उसके साथ 4 लिगेंड आ जाए, कैसे? कोई स्ट्रॉन्ग SFL FFL कोई मतलब नहीं है, 4 लिगेंड आ जाए। और हम वही कहते हैं हमेशा ही कॉम्प्लेक्स कैसा बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। D8 सिस्टम है, और ये आपको पता है कैडमियम कौन से सीरीज़ का मेटल है, 4D का है। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करूँगा, वो आप अच्छे से पढ़ चुके हो VBT के अंदर, और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में खूब आपने डिटेल में डिस्कस किया है।
तो अब यहाँ पे ये क्या बनेगा भाई, DsP2 बनेगा, और DsP2 बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन था बी इज़ द राइट आंसर। रेस्पेक्टिवली पूछा गया था तो आपको रेस्पेक्टिवली भी जवाब देना था। पहले वाली ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी और दूसरी वाली आपकी स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद चलता हूँ आगे। दूसरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग फोस्फिन लिगेंड हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोन एंगल। कोन एंगल ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कोन एंगल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मेंशन करके दिए थे POPH3, ये आपको मेंशन करके दिया था। दूसरा ऑप्शन था आपका PPH3, तीसरा आपके पास ऑप्शन था यहाँ POPH3, और फोर्थ ऑप्शन था आपका P टर्सरी ब्यूटाइल कर लेना भाई, ध्यान देना, टर्सरी ब्यूटाइल। तो बेसिकली अगर इनकी हम सीक्वेंस की बात करें, कोन एंगल की बात की जाए, तो आपको बताया गया था सबसे ज़्यादा कोन एंगल सीरीज याद रखनी है, किसका होगा, टर्सरी ब्यूटाइल का। सही है। इनकी सीक्वेंस अरेंज करते तो सबसे आगे कौन आएगा, D आएगा, उसके बाद आपके पास कौन आएगा, B, और सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन था भाई, पहला ऑप्शन था POME3, ध्यान देना। यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज करेंगे तो D का सबसे ज़्यादा, देन B, और देन C, और देन A। ये आप उस लेक्चर में अच्छे से सीख सकते हो और आपको ज़्यादा नहीं करना है इसमें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोन एंगल की सीरीज़ याद होनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आगे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ समझना एक बार, नेक्स्ट की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो जनरली हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर DGM रूल भी हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। DGM जिसको जनरली मिंगो रूल हम बोलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये सिंपल सी आपको रिएक्शन मेंशन करके दी थी। ये आपका सबस्ट्रेट था FeCO, ये आपको पता है हेप्टिसिटी 4 में है, ध्यान देना। हम इसको साथ HCl के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। तो बेसिकली हमें पता है, ध्यान देना, समझना एक बार, जनरली एल्कीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आपके पास अटैक नहीं करता है कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर। अगर हम उसको मेटल के साथ बाइंड कर देते हैं एल्कीन को, तो जनरली उसमें इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है और उस पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान देना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पे आयरन के कितने काउंट करते हैं, 8, 3 CO हैं तो 6 हो गए, और हेप्टिसिटी 4, वहाँ से कितना होगा, 4। न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। और OMC रिएक्शंस में हमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन जनरेट होगा, हमारा Cl-। तो Cl- न्यूक्लियोफाइल हमारा इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, ध्यान देना। तो अब देखो यहाँ पे क्या चेंजमेंट आएगा, इस बात को अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन बनेगी। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिएगा ये हमारे पास, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ भाई, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे जनरली जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो जनरली हम यहाँ पे टर्मिनल पे करवाएंगे भाई। तो आपके पास क्या कहानी होगी, जब Cl- यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो जनरली यहाँ पे जो हेप्टिसिटी 4 है, ध्यान देना, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, जनरली हमारे पास कुछ इस तरीके से, इस पोजीशन के ऊपर CH2 था, इसके साथ Cl लग गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यानी कि ये हमारे पास जनरली एलाइलिक लिगेंड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये मेटल के साथ बाइंड करेगा, और जब ये मेटल के साथ बाइंड करेगा यहाँ पे, तो ये हेप्टिसिटी कितनी रखेगा भाई, 3, यानी कि यहाँ पे हेप्टिसिटी आयरन की 3 हो जाएगी, और इस पोजीशन पे हमारे पास क्या लग जाएगा, CH2Cl। अब जैसे ही आप बात करोगे CO, ध्यान देना, समझना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल कंप्लीट करवाने होते हैं, तो हमारे पास कितने बनेंगे, 6। तो इसके, हाँ, अगर मैं आयरन की बात करूँ 8 और 3 11 और 6 17, यानी कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज तो आएगा। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे H+ भी प्रेजेंट है, तो इस नेगेटिव को खत्म कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बढ़िया एग्जाम्पल था, ध्यान रखना, सही है ना। और यहाँ पे आपने मिंगो रूल भी पढ़ा होगा। जनरली जो रिएक्टिविटी होती है वो आपके पास हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो एल्कीन सिस्टम मेटल के साथ बाइंड करता है, उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जो इवन ओपन होता है उसकी रिएक्टिविटी ऑड ओपन से ज़्यादा होती है। सही है, याद रखोगे। इसके साथ मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, ध्यान देना, ऐसी रिएक्शंस के, क्योंकि रिएक्शन कितनी भी पढ़ लो आप, एग्ज़ाम के अंदर हम जितनी ज़्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ही आपके पास बेहतरीन आपकी उस टॉपिक में पकड़ हो गई। देखो एक सवाल और मैं करवाता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, बढ़िया सवाल है। ये टेस्ट का सवाल नहीं है भाई, बेसिक डिस्कशन है। यहाँ पे आपको
W टंगस्टन आपको मेंशन करके दिया है, और इसके साथ आपको एक तो ये हेप्टिसिटी 3 का लिगेंड लगा के दे रखा है, और एक यहाँ पे आपको हेप्टिसिटी 4 का दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना भाई, हेप्टिसिटी 4 और यहाँ पे आपको मेंशन करके दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, ये है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे टोटल, आपको पता है 4 और 3 7, और डब्ल्यू के पास भी न्यूट्रल एटम मेथड के अकॉर्डिंग कितने बन गए, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19। यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है, 6, और पॉजिटिव चार्ज, तो इसका VSC तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का हमें ऑर्गेनोमेटेलिक में ध्यान रखना होता है। अब मैं अगर बात करूं, ध्यान देना, इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपको मेंशन करके दे देता कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मान लो आपको मेंशन करके दे दिया H-, ध्यान दीजिएगा भाई, आपको H- मेंशन करके दे दिया। अब सुनना भाई, क्या कहानी होगी यहाँ पे जब H- आपको मेंशन करके दे दिया, अब आपके पास 2 एल्कीन के सिस्टम यहाँ पे मेंशन करके दे रखे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू मिंगो रूल हम ये कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू ओपन कोऑर्डिनेटेड पोलिन्स इज प्रेफर्ड ओवर क्लोज्ड पोलिन लिगेंड, यानी कि आपके पास जो रिएक्टिविटी होती है मिंगो रूल के अकॉर्डिंग इवन ओपन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ओड ओपन। तो भाई साहब यहाँ पे अटैक कहाँ करवाओगे बताओ, इस न्यूक्लियोफाइल का कहाँ पे करवाएंगे, इवन पे करवाएंगे, और फिर से वही काम होगा। अब आपको पता है, अच्छे से क्लियर है, जब इसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे CH2H यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर से ये आपके पास एलाइलिक सिस्टम जनरली यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, W के साथ, ध्यान देना, ये तो हेप्टिसिटी, दूसरा ये लिगेंड हेप्टिसिटी इसी में रहेगा। यहाँ अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हेप्टिसिटी 3 तो ये थी, हेप्टिसिटी 3 ये थी, इसके साथ क्या अटैच करेंगे, CH3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई, ऐसे सवाल आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है, सही है। इसके बाद चलता हूँ मैं आगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो मेंशन करके देता है, तो आपको याद रखना है। एक रिएक्शन और अपनी नोट में नोट कर लेंगे इस रिएक्शन की, ध्यान देना, बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, समझना है आपने अच्छे से, ध्यान देना। और ऐसे एग्जाम्पल वही स्टूडेंट कर पाएगा जो इनको पढ़ के जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर, और हर बार पेपर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा ज़रूर पूछा जाता है जो नया होता है, ध्यान देना। टंगस्टन के साथ आपको 2 बेंजीन रिंग यहाँ पे 2 CP लिगेंड यहाँ पे अटैच करके दे रखे हैं, 2 CP लिगेंड यहाँ पे अटैच करके दे रखे हैं। CP की हेप्टिसिटी आपको पता है, अगर बीच से कनेक्ट कर रखा है तो ये भी हेप्टिसिटी 5, ये भी हेप्टिसिटी 5, और इसके साथ आपको यहाँ पे ये लिगेंड आपको मेंशन करके दे रखा है, ध्यान देना। और यहाँ पे आपके पास अटैक करवा रहा है H- का, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपसे प्रोडक्ट बना के देगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है H- एज ए न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, तो हमारे पास इस एल्काइन सिस्टम पे ही अटैक करेगा। तो जनरली यहाँ पे देखो, जब ये अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट जो बनता है, ध्यान देना, W के साथ यहाँ तो आपके पास 2 CP लिगेंड अटैच हैं। जनरली यहाँ पे मेटलोसाइक्लो आपके पास कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो 2 पोजीशन थी, 2 कार्बन जो थे, ये दोनों मेटल के साथ अटैच कर जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास इस पोजीशन के ऊपर H- आपका अटैक करेगा। ये प्रोडक्ट की आपके पास फॉर्मेशन होगी, ध्यान रखना। इसमें अगर यहाँ मान लो आपको Me- एज ए न्यूक्लियोफाइल देता, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता, WCP, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे आपका Me लग जाता, ध्यान रखना इसको, सही है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास, आपको पता है ऑलरेडी एक फॉर्मल चार्ज नेगेटिव होगा, तो मेटल वहाँ पे आपके पास जुड़ेगा। दूसरा जो अटैक होगा तो मेटल इसके साथ तो इंटरेक्ट करके रखेगा, ध्यान देना। जब ये अटैक करेगा तो ये इस पोजीशन पे करेगा। मान लीजिएगा एक बार हमारे पास ये नेगेटिव कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी, तो जब प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में, तो देखो ये तो यहाँ इंटरेक्शन में चला गया। जब ये H- यहाँ अटैक करेगा तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये यहाँ पे,
तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये उनसे थोड़ा अलग एग्जाम्पल था, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, सही है। तो कोई भी चीज़ आपके पास पेपर में पूछी जाती है वो सारी इंपॉर्टेंट ही है, एक एक बात को अच्छे से समझना है और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास आएगा और एक एक हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ये भी आपका रिएक्शन से ही था और ऐसा सवाल आपके CSIR नेट के एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन आपको मेंशन करके दे रखी है, ध्यान देना। यहाँ पे Na था, Fe था, हेप्टिसिटी 5 Cp और CO का 2 ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसको ट्रीट किया गया है, सबसे पहली बात CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहाँ पे आपका है Br, ये आपका है, और दूसरा यहाँ मेंशन करके दे रखा है H में। बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमें पता है यहाँ से अगर मैं सोडियम की बात करूँगा, सोडियम को अगर हम हटाएंगे तो Fe के साथ, क्योंकि ये काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट रहेगा, तो Fe तो आपका Fe हेप्टिसिटी Cp के साथ 5 बना रखी है और उसके बाद 2 CO लिगेंड अटैच है। और सोडियम को अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखूँगा, सोडियम पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव एज ए काउंटर आयन। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयरन के 8, 8 और 5 13, 13 और 4 2 और 2 4 17 और 1 18, VSC 18 है। रिएक्शन में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना मोस्ट नेसेसरी होता है। यहाँ पे अब आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस मेटल के कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है। और आपको पता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CH2 CH2 Br है, ध्यान देना। तो यहाँ पे अटैक कहाँ करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, जो नेगेटिव चार्ज है में भी अटैक यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, सही है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अटैक करवाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, Br यहाँ पे बाहर चला जाएगा, और वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, Br हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे अटैक करवाएंगे या फिर यहाँ पे अटैक करवा जाएगा कौन बाहर, यहाँ पे Br। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके पास क्या बनेगा, ध्यान देना, समझना। यहाँ पे Fe के साथ CO, यहाँ पे आपका Cp था और इस पोजीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। और ध्यान देना यहाँ पे जो सबसे कमाल की बात थी वो ये थी, H में मेंशन करके दे रखा था, ध्यान देना। नेट के एग्जाम में भी ऐसा सवाल आया है, H की प्रेजेंस में जनरली यहाँ पे ये जो हेप्टिसिटी यहाँ पे पास एलाइलिक सिस्टम टाइप बन रहा है, हेप्टिसिटी 1 है, ये हेप्टिसिटी अपनी 3 चेंज करता है, और जब इसकी हेप्टिसिटी 3 बनेगी तो हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना होता है। तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे आपका Fe, यहाँ पे आपका CO, और जब हम यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से CO चला जाएगा और ये हेप्टिसिटी 3 में आ जाएगा। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल का हमें ध्यान रखना होता है। Fe 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, VSC इलेक्ट्रॉन काउंट कितने बन गए, 18। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है सही है। चलता हूँ आगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखो मेटलोसिन से जनरली आपके पास क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MnCp कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपसे मेटलोसिन का सवाल पूछा गया था। तो बेसिकली मेटलोसिन की अगर मैं बात करूं, मेटलोसिन को थोड़ा रिवाइज करेंगे, ध्यान देना। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। मेटलोसिन आपके पास होता है NCp का 2, मेटल Cp का कॉम्प्लेक्स बनता है। जनरली यहाँ पे मेटल, यहाँ पे आपका Cp लिगेंड होता है और यहाँ पे आपके पास Cp लिगेंड होता है, सही है। तो आपसे यहाँ पे 2 प्रकार के डिस्टेंस पूछे जाएंगे, इस मेटल से और इस कार्बन यानी कि Cp लिगेंड के बीच का ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया था, मेटल टू Cp डिस्टेंस, ध्यान देना। एक तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था और दूसरा आपसे एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पूछी गई थी एमओ डायग्राम में। तो इसका अगर एमओ डायग्राम की मैं बात करूँ, ध्यान देना भाई, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम जनरली इसके एमओ डायग्राम में जो पॉइंट याद रखते हैं, जो सीक्वेंस याद रखते हैं, वो हमें यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे बेसिकली सबसे नीचे जो हमारे पास BMO होता है, वहाँ पे 2 ऑर्बिटल होते हैं, dx² - y² और dxy। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो ऑर्बिटल आता है वो आपके पास होता है dz²
और यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनते हैं वो आपके पास होते हैं dxz और dyz, ध्यान देना ये आपके पास होता है। और जो सबसे नीचे सेट है इस वाले सेट को हम बोलते हैं E2 डैश और इस वाले सेंटर को हम बोलते हैं A1 डैश और इसको हम बोलते हैं E1 डबल डैश। ये आपके पास मेंशन करके होता है। सिमेट्री की अगर बात करें जनरली E2g A1g और E1g बोल देते हैं, ध्यान देना। जनरली यहाँ पे बुक में आपको इसको E2g मेंशन होगा, A1g या फिर E1g ये भी होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बताइएगा निकल Sp2 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके बताइएगा। तो ध्यान देना मेटलोसिन से आपको यहाँ पे पहले तो इनका एनर्जी ऑर्डर आपको पूछा जाए तो एनर्जी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एनर्जी ऑर्डर की अगर बात करें तो एनर्जी ऑर्डर में हम ये कहते हैं सबसे आगे कौन सा सेट आया है E1 डबल डैश, उसके बाद A1 सिंगल डैश और उसके बाद E2 सिंगल डैश। ये आपके पास एनर्जी का ऑर्डर होता है। और जनरली ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ये आपका एंटी बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं, ये आपका एंटी बॉन्डिंग होता है E1 डबल डैश। तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग होता है। और जब हम निकल Sp2 की बात करें, जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो यहाँ पे हम अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है मेटलोसिन में, तो टोटल निकल +2 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 8। फिर हम जनरली ये कहते हैं 1 2 3। पहले हमें पता है कि ये जो गैप होता है ये BMO है और ये आपका पास क्या है ABMO। तो जनरली पहले हम इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं वो BMO में करते हैं जनरली यहाँ पे। तो नीचे वाले ऑर्बिटल में हम फिल करेंगे ABMO से कंपेरेटिवली। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, निकल +2 है D8 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ करेंगे 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। फिर आपके पास 7 और 1 8 यहाँ पे जाएगा। तो ये आपका टेस्ट में सवाल पूछा गया था, सही है। तो याद रखना ऐसे अगर मान लो मेटलोसिन की बात करें तो वहाँ पे फेरोसिन की बात करें तो फेरोसिन में D6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो फेरोसिन के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिलिंग होगी। तो यहाँ पे तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए फेरोसिन आपका कैसा होता है डायमैग्नेटिक। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, सही है। दूसरा यहाँ पे एक बात और भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ध्यान देना ये गैप ज़्यादा होता है। पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम इनमें करते हैं एज कंपेयर टू दिस। जब ये फिल हो जाएंगे तब हम इसमें जाएंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, वो हम यहाँ अभी डिस्कस करता हूँ मैं, ध्यान देना। आपसे एग्जाम में भी अगर पूछा जाए तो उस बात को नोट करके रखना। अगर MnCp का ट्वाइस मेंशन करके देता है और MnCp का ट्वाइस और Cp आपका है स्टार, ध्यान दीजिएगा। तो MnCp2 में क्या होता है बेसिकली ये जो गैप है ये MnCp2 में गैप ये कम हो जाता है। तो उस वजह से वहां पे MnCp2 में सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा। क्यों? क्योंकि Mn+2 आपके पास क्या बनता है D5 बनेगा। तो यहाँ पे आप 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। और MnCp2 में एक्सेप्शनल होता है, ध्यान देना यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये गैप कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर तक फिल होते हैं। अगर मैं यहीं पे मान लो आपको फेरोसिन की बात करता FeCp का ट्वाइस तो वहाँ पे +2 होता है। फेरोसिन की बात करता, वेनेडियम Cp2 की बात करता, क्रोमियम Cp2 की बात करता, इन सब की बात करता, निकल Cp2 की बात करता, कोबाल्ट Cp2 की बात करता। तो इन सब में तो आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ फिल होंगे क्योंकि गैप ज़्यादा होता है, बाद में एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। लेकिन MnCp2 के अंदर आपके पास कहानी क्या होती है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ तक भी होती है, सही है। और यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि जितने ज़्यादा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ही मेटल टू कार्बन बॉन्ड वहाँ पे छोटा होता है। और जनरली सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो FeCp2 में होते हैं, FeCp2 में, क्योंकि D6 होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 के 6 बॉन्डिंग में जाएंगे। तो ये कहा जाता है जो मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा FeCp2 की होती है। सबसे कम जो कम छोटी बॉन्ड लेंथ होगी वो FeCp2 की होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा MnCp2 की बात की तो MnCp2 में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, आपसे पूछ लेता है यहाँ पे Cp लिगेंड विल बी रिप्लेस बाय Cp स्टार, Cp लिगेंड विल बी रिप्लेस बाय Cp स्टार। तो यहाँ पे क्या होगा, Cp स्टार आने की वजह से फिर से ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, ध्यान देना। Cp स्टार स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करता है एज कम्पेयर टू Cp, तो फिर से गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर Cp स्टार की हम बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ध्यान देना समझना, तो फिर से यहाँ पे हमारे पास 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही होगी। तो भाई ये सारी बातें आपको यहाँ पे
याद रखनी है, सही है। और जो मेटल सीपी डिस्टेंस होगा मेटलोसिन के अंदर, एक तो डायग्राम याद रखना है और दूसरा मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ, मेटल टू सीपी बॉन्ड लेंथ, उसमें मेटल टू सीपी बॉन्ड लेंथ उसमें सबसे आगे सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो तब होगी जब मेटल आपका वैनेडियम है, MCP2 कॉम्प्लेक्स में। ध्यान देना, ये सीक्वेंस याद करने की है भाई, वैनेडियम, क्योंकि सब कुछ अगर हम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से समझेंगे तो वहाँ पे भी सारे के सारे फैक्टर अप्लाई नहीं होते हैं। और उसके बाद आएगा निकल एटम, इसके बाद आएगा क्रोमियम, उसके बाद आएगा कोबाल्ट और सबसे पीछे आएगा Fe। ध्यान देना, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है वो FeCP2 में सबसे छोटी होती है। इसको समझने का रीज़न यही था क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपके पास जनरली कितने जाते हैं, 6। तो ये सारी बातें याद रखना और ये सीक्वेंस याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा गया था। तो आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, अगर मैं बात करूं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल टू कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो आपके पास बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि फोर्थ आपका सबसे लास्ट में जाएगा, फोर्थ आपका सबसे लास्ट में जाएगा। FeCP कॉम्प्लेक्स की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। फोर्थ आपका पहले और फर्स्ट और डी ऑप्शन में था, सही है। और वैनेडियम की सीक्वेंस आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, सही है। चले आगे। ये सारी बातें आपको याद रखनी है मेटलोसिन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मेटलोसिन से रिलेटेड। उसके आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉस्फेट लिगेंड। ध्यान देना, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फेट लिगेंड की अगर मैं बात करूं, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फेट लिगेंड, ध्यान देना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बेसिसिटी की अगर बात करें, बेस होता है आपके पास जनरली ल्यूइस एसिड बेस की बात करते हैं, जो जितना इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है उतना ही आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जनरली अगर मैं फॉस्फोरस के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रुप लगाता हूं, ये ग्रुप अगर जितना स्ट्रॉन्ग -I शो करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग -I शो करेंगे, तो इस लोन पेयर की डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो स्लाइटली कम हो जाएगी। तो हम कह देते हैं बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ +I फैक्ट लगाता हूँ, जो ग्रुप लगाता हूँ +I लगाएंगे तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अब अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा गया PCY3, ध्यान देना, PCY3 मेंशन करके दिया और दूसरा आपको मेंशन करके दे रखा था यहाँ पे PET का थ्राइस, और एक आपको मेंशन करके दे रखा था POPH का थ्राइस, और एक दे रखा था PF3। ध्यान देना, अब मुझे पता है फॉस्फोरस के साथ साइक्लोहेक्सेन होता है, तो साइक्लोहेक्सेन ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। ध्यान देना, 3 लगे हुए हैं, मैं एक एक से कंपेयर कर लेता हूँ। ध्यान देना, दूसरा में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ET CH2CH3। ध्यान देना, तीसरे में OPH ग्रुप लगा हुआ है, और नेक्स्ट में आपको फ्लोरीन लगा हुआ है। अब आपको पता है, ध्यान देना, -I इफेक्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। किसका होगा, फ्लोरीन का। और उसके बाद सबसे ज़्यादा -I किसका बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये भी अप्लाई होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे चेक करेंगे। और ET के कंपेरेटिवली साइक्लोहेक्सेन की बात की जाए तो ये आपके पास यहाँ पे, ध्यान देना, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस, यहाँ प्राइमरी से, तो +I इसका यहाँ पे जनरली क्या होगा, ज़्यादा। तो बेसिसिटी आपके पास इनकी ज़्यादा होगी। और आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, फॉस्फेट लिगेंड के बिहेवियर के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे एक बात और भी याद रखोगे, अगर जनरली फॉस्फेट लिगेंड आपको पता होता है, फॉस्फेट लिगेंड आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, और हमने ये भी बात की थी दुनिया के सारे लिगेंड सिग्मा डोनर तो होते ही हैं। तो अगर बात की जाए तो ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फेट लिगेंड है, दोनों करैक्टर रखता है, सिग्मा डोनेशन भी और पाई एक्सेप्टेंस भी। तो अगर इस फॉस्फेट लिगेंड पे हम -I इफेक्ट वाले ग्रुप लगाते हैं तो इसका पाई एक्सेप्टिंग करैक्टर बढ़ता जाता है और सिग्मा डोनेटिंग करैक्टर कम होता जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लेता, अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड इन फॉस्फेट लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पाई एक्सेप्टिंग करैक्टर। तो पाई एक्सेप्टिंग करैक्टर की बात करता तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता, PF3 सबसे बढ़िया होता और PCY3 आपका कम हो जाता। ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, सही है ना। ये आपने आगे पढ़ा होगा, तो बिहेवियर ऑफ फॉस्फेट लिगेंड जरूर पढ़ लें।
बेसिसिटी ऑफ फॉस्फेट लिगेंड बाय एक्सेप्टिंग कैरेक्टर ऑफ फॉस्फेट लिगेंड, सिग्मा डोनेशन कैरेक्टर ऑफ फॉस्फेट लिगेंड। इन बातों को अच्छे से आप रिवाइज कर लें। कहीं पर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से अपने जो अपना ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में लेक्चर आ जाएगा। एक और बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया था, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, आपसे ये पूछा गया था, 4 लिगेंड आपको मेंशन करके दिया था, एक सीपी दिया था, दूसरा सीपी स्टार मेंशन करके दिया था, तीसरा आपको इंडेनाइल लिगेंड आपको मेंशन करके दिया था, और नंबर 4 आपको दिया था फ्लोरोइनाइल। ध्यान देना, ये 4 लिगेंड आपको मेंशन करके दिए थे और आपसे सब्स्टिट्यूशन का रेट पूछा गया था कि बताइए कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन का रेट सबसे ज़्यादा या कम कब होगा। तो ध्यान देना, समझना एक बार। देखो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डाटा अगर हम समझें तो बेसिकली देखो, सीपी तो आपको पता है, ये आपके पास सीपी होता है, यानी कि C5H5 माइनस। सीपी स्टार में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को आप मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जाए तो इंडेनाइल लिगेंड की अगर हम बात करें तो इंडेनाइल लिगेंड में आपके पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान देना। दूसरी बात, और फ्लोरोइनाइल लिगेंड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके पास लिगेंड बनता है, ये लिगेंड आपके पास ये होता है। ध्यान दीजिएगा, इस लिगेंड की अगर बात की जाए यहाँ पे आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से ये आपके पास लिगेंड होता है। ध्यान देना, सबसे खास बात ये होती है लिगेंड की, इनका जो सब्स्टिट्यूशन का जब रेट होगा तो ध्यान देना, किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो वहाँ पे जनरली वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है और यहाँ पे जनरली आपके पास मे बी एसोसिएटिव से जाए, डिसोसिएटिव से जाए। लेकिन ये जो लिगेंड है तो इन लिगेंड में ये कहा जाता है, जो लिगेंड जितनी बेहतरीन तरीके से अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर लेता है वो सब्स्टिट्यूशन के रेट को सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान देना, इन दोनों के कंपेरेटिवली ध्यान देना, जो रेट होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो सीपी का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सीपी स्टार, क्योंकि सीपी स्टार जो मेटल के साथ है वो स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करता है, ये अपनी हैप्टिसिटी को वेरी एज कंपेयर टू सीपी कम करता है। अगर इंडेनाइल लिगेंड की बात की जाए तो इंडेनाइल में जनरली एरोमेटिक स्विच होता है। अब ये एरोमेटिक स्विच का मतलब क्या है, बेसिकली ये अपने आप अपनी एरोमेटिसिटी की बात करें तो ये यहाँ पे ध्यान देना, ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग ये अपने इस एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंशन रखेगा और ये हैप्टिसिटी 5 ना शो करके यहाँ से हैप्टिसिटी कितनी शो कर दे, 3। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये तीनों मेंशन करके दे दे लिगेंड और ये कहा जाए बताइए इनमें से कौन सा लिगेंड है जो हैप्टिसिटी 3 सबसे ज़्यादा फास्ट शो करेगा। तो सीपी तो जनरली हैप्टिसिटी मेजरली 5 शो करता है, सही है ना। तो आपके पास ये रहेगा इंडेनाइल, और इससे भी फास्ट आपका होगा इसका, क्योंकि यहाँ तो 2 रिंग में आपका एरोमेटाइजेशन स्विच हो रहा है, 2 रिंग एरोमेटिक बन रही है। तो ये जो 5 मेंबर की रिंग थी मेटल के साथ मान लो हैप्टिसिटी 5 में बाइंड है। ध्यान देना, समझना एक बार समझना, इस रिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अगर ये हैप्टिसिटी ऐसे हमने बाइंड करवा दी हैप्टिसिटी 5 में मेटल के साथ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ध्यान देना तो आप इस सिस्टम को ऐसे बनाओगे तो ये तुरंत अपनी हैप्टिसिटी 1 में जाएगा। तुरंत 1 में क्यों जाएगा, क्योंकि जैसे ये हैप्टिसिटी 1 में जाएगा, मान लो मेटल यहाँ हैप्टिसिटी 1 में जुड़ेगा, ये दोनों रिंग आपके पास कौन सा कैरेक्टर ले जाएंगे, एरोमेटिक। तो जहाँ हैप्टिसिटी जल्दी जितनी ज़्यादा वेरी करेगी वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ज़्यादा आता है। तो मेटल के साथ जब भी आपके पास ये लिगेंड प्रेजेंट हो, वहाँ एक बात दिमाग में याद रखना, तो इन चारों में अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ तो देखो एक ही रिंग में एरोमेटिसिटी बनी, यहाँ पे इसने अपनी हैप्टिसिटी चेंज की तो इस रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। ये जब हैप्टिसिटी 5 से 1 में गया तो यहाँ पे 2 रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। तो सबसे फास्ट जहाँ हैप्टिसिटी वेरी करेगी वहाँ आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। तो याद रखना, सबसे आगे 4th, देन 3rd, और सीपी स्टार और सीपी में से सबसे आगे अगर सीपी स्टार और सीपी की बात की जाए तो ध्यान देना इन दोनों में सीपी स्टार, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास क्वेश्चन था, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द फॉलोइंग लिगेंड, आपको मेंशन करके दिया था। फर्स्ट ऑप्शन में सीपी स्टार दे रखा था और सेकंड में सीपी दे रखा था। तो 4th, 3rd, 2nd और 1st ये आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना इन दोनों लिगेंड को, भाई ध्यान रखना इन दोनों लिगेंड को,
इन दोनों लिगेंड को ध्यान रखना, सही है ना। नए लिगेंड आपके सामने आए हैं, सही है। तो टेस्ट पेपर से, हर टेस्ट पेपर से आप कुछ ना कुछ नया सीखते हुए चलोगे, आपको एक एक बात अच्छे से समझनी है। नेक्स्ट चलता हूँ, आगे चलता हूँ, एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, ये भी रिएक्शंस का ही सवाल था, OMC का, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शंस की बात की जाए, आपको मेंशन करके दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये भाई, ध्यान देना। ये आपको मेंशन करके दे रखा था, यहाँ पे Mn को कनेक्ट करके दे रखा था, यहाँ पे आपको 3 CO लिगेंड अटैच करके दे रखे थे। आपसे ये कह रहा था कि बताइएगा जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे PMe3 के साथ, ध्यान देना, समझना एक बार, इसके साथ ट्रीट करवाएंगे हम इसको PMe3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरमीडिएट A बनेगा और फिर जो प्रोडक्ट बना है वो आपका ये बना है, ध्यान देना। और ये आपको मेंशन करके दिया है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट आपका बना, ये FTCT 5 में है, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे 5 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, CO और यहाँ पे PMe3, ये करेक्शन कर लेना भाई, यहाँ PM लिखा हुआ था टेस्ट में, ये PMe3 ये आपके पास था। कह रहा है किस इंटरमीडिएट से जाएगा, ध्यान देना, सुनना भाई, देखो कॉमन सी बात है, अगर हम यहाँ इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहली बात ऑप्शन चेक करने होते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या बना के दिया हुआ है। तो ये जब रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी ध्यान देना, तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शंस की बात करें, ये रिएक्शन जब आपके पास प्रोसीड होगी तो यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो बेसिकली यहाँ पे जब PMe3 जाएगा, कौन आएगा यहाँ पे, PMe3 जाएगा, तो ये लिगेंड अपनी हैप्टिसिटी को वेरी करवाएगा। और ध्यान देना यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में आप एक तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का ध्यान रखो, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल की अगर हम बात करें यहाँ बनाएंगे तो PMe3 एक आ रहा है, तो हमें 2 जगह यहाँ वैकेंट करवानी पड़ेंगी, तो हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे MnCO PMe3 ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे ये आपके पास हैप्टिसिटी, ध्यान देना, हैप्टिसिटी 3 में अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हैप्टिसिटी 3 में आपका एनायन हैप्टिसिटी 3 में चला जाएगा, ये आपके पास बनेगा। और जब ये हैप्टिसिटी 3 में यहाँ से चला गया है, ध्यान देना, यहाँ पे बाइंड हो गया हैप्टिसिटी 3 में, तो यहाँ पे आप देखो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 2 4 2 6 और 2 8 8 और 3 11 और 11 और 7 Mn के साथ होते हैं 18। इसके बाद क्या होगा, CO यहाँ से डिसोसिएट कर जाएगा, फिर से हैप्टिसिटी 3 से किस में चला जाएगा, 5 में। तो यहाँ पे आपको इस लिगेंड को समझना था, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिगेंड आपके पास होता है जनरली, तो यहाँ पे हमने बात की है हैप्टिसिटी 5 जनरली यहाँ पे बात सबके साथ बाइंड करेगा, तो हैप्टिसिटी 5 रखता है। अब यहाँ पे हमने जो चेंजमेंट करवाया है वो हमने यहाँ पे केवल मेटल को यहाँ से बाइंड करवाया है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे इसने अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर ली, सही है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 5 से 3 में चला गया तो इसका ऑप्शन बन जाता है आपके पास B। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास एक कपलिंग रिएक्शन से सवाल पूछा गया था, ध्यान देना। और कपलिंग रिएक्शंस में आप जनरली हम 7-8 कपलिंग रिएक्शन पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 33 कपलिंग रिएक्शन से पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे, कुछ इस तरीके की आपको रिएक्शन मेंशन करके दे रखी, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन, ध्यान देना। और यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मेंशन करके दिया था SN NMe का ट्वाइस, और यहाँ आपको दिया था ब्यूटाइल थ्राइस, यानी कि SN 3 कंपाउंड आपको मेंशन करके दिया था, और यहाँ आपको मेंशन करके दिया था PDCl2, और इसके साथ एक और सब्सटेंस मेंशन करके दिया था, इसके साथ एक और लिगेंड TOLYL का थ्राइस, ये आपको मेंशन करके दिया था। ध्यान देना, यानी कि PDCl के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दिया था, और ये कंपाउंड आपका बना। ध्यान देना, देखो ये क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल आसान था। कई बार एग्जाम में हमारे पास ये ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनका हमें ये नहीं पता होता पेपर में, क्योंकि आपको ऑप्शन पूछा गया था यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन रखा गया था यहाँ पे सुजुकी कपलिंग, ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन रखा गया था यहाँ पे हैक कपलिंग। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे रखा गया था सोनोगसीरा कपलिंग, ध्यान देना। और लास्ट दैट इज बुचवाल्ड, ध्यान देना, बुचवाल्ड हार्टविंग कपलिंग।
हार्टविंग कपलिंग, ये आपको मेंशन करके दिया था। अब ध्यान देना ये सवाल नया था। अब सुनो, हमने अगर बात करें कपलिंग रिएक्शन में, यहाँ पे तो हैलाइड अगर आपको दे रखा है, राइल हैलाइड, और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ध्यान देना, यानी कि इस कपलिंग रिएक्शन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब आपको पता है, ध्यान देना, सबसे पहले मैं ऑप्शन पे जाता, सुजुकी कपलिंग की बात करता, तो हमें पता है सुजुकी कपलिंग के अंदर हमारे पास विनाइलिक हाइड्रोजन होना जरूरी है, और सबस्टेट में कहीं पर भी विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, कहीं पर भी विनाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां से हम ये कहते हैं कि सबस्टेट इसको तो फॉलो ही नहीं कर रहा। अगर हैक कपलिंग की बात करते ध्यान दें, सॉरी सुजुकी कपलिंग में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सुजुकी में क्या होता है, ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड हम यूज करते हैं। सुजुकी में ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड यूज करते हैं, हैक में विनाइलिक हाइड्रोजन देखते हैं। अब यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन भी नहीं है और ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड भी नहीं है, नहीं तो ये होगा ना ये होगा। सोनो वजीरा कपलिंग की बात करें तो यहाँ पे हम ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड यूज करते हैं। अब सिलिकॉन भी कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब तीनों अब देखो, हमने ये नहीं पढ़ा हुआ था, ये आपके लिए नया था, लेकिन ये तीनों तो पढ़े हुए थे। अब तीनों ही नहीं है तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। तो इस कपलिंग में ध्यान रखना, बुचवाल्ड हार्टविंग कपलिंग के अंदर खास बात ये होती है, इस कपलिंग रिएक्शन में इससे पहले जितनी भी कपलिंग आप पढ़ते हो वहां पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इस कपलिंग में कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और जनरली जो पीडी बेस्ड कैटलिस्ट होता है वो भी यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, यहाँ हमने लिया हुआ है, सही है। तो ये हमारे पास केस था, ध्यान रखना। तो जितनी भी कपलिंग पढ़ी हमने इससे पहले, सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक कपलिंग जो आज आपके एग्जाम में आपने देखने को मिली, वहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल सिंपल था, फिशर कार्बिन कॉम्प्लेक्स का सवाल था। आपको ये मेंशन करके दे रखा है, और यहाँ पे ये बना के आपको मेंशन करके दे रखा है, ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपकी नोटबुक का सवाल था, आपके जो नोट्स हैं उनमें से सवाल था ये, और हमने पढ़ा हुआ है। आपको मेंशन करके दिया एन ब्यूटाइल लिथियम, और आपने देखा यहाँ पे और क्या मेंशन करके दे रखा है, MEOSO2F, ए बना, और फिर से आपको यही मेंशन करके दे दिया एन ब्यूटाइल लिथियम MEOSO2F। आपसे पूछा गया ए बने, ए और बी बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात, फिशर कार्बिन में हमने बात करते हैं, ध्यान देना, वहां पे हम जनरली ये कहता है, फिशर कार्बिन में आपके पास ये होता है जनरली जहाँ पे मेटल कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाता है, और वहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं फीजा वर्ड याद रखो। फीजा में हम क्या कहते हैं, F स्टैंड फॉर फिशर कार्बिन है, E स्टैंड फॉर यहाँ पे जो कार्बन का नेचर होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, S स्टैंड फॉर सिंगलेट कार्बिन यूज होता है, और A स्टैंड फॉर अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब यहाँ पे बेस यूज किया गया है, और यहाँ पे कार्बन की अल्फा पोजीशन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एन ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है रिएक्शन में ये हमारा क्या है, जनरली एल्काइलेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट है, एल्काइलेटिंग एजेंट। तो पहले आपके पास यहाँ से जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा CrCO5, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको पता है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इस एल्काइलेटिंग एजेंट पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे आपके पास क्या जुड़ जाएगा, CrCO5, इस पोजीशन के ऊपर Me लग जाएगा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। फिर से आपके पास एन ब्यूटाइल लिथियम, ये यहाँ पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो ए बना, ये ए बन जाएगा, फिर से यही काम होगा, ये इसको हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो बी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Me। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट आगे डिस्कस करूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में आपको मेंशन था, कैटलिस्ट बेस्ड था और मैच द फॉलोइंग करवाना था। तो याद रखना, आपसे पहला पूछा गया हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन, तो यहाँ पे आप जाते तो ZrH2 फोर्थ ऑप्शन बनता। टीनेज ईस्टमान एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोसेस,
तो ये आपके पास अगर बात करें हम, तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं, ये कर लोगे, इसका ऑप्शन सी बनेगा। ये सब आपने पढ़ रखा है। मैच द फॉलोइंग, हाइड्रोफॉर्माइलेशन पूछा था। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ध्यान देना, सबसे नई बात आपने पढ़ी होगी। आपके जो नोट्स हैं वहां पे तो बिल्कुल मेंशन करके दे रखा है, ध्यान रख लेना जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हो। Fe4H माइनस, ये कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है किसमें? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। जहां भी किसी भी सवाल में नई बात आए उसको तुरंत नोट कर लो भाई, सही है ना? बाकी आप कर लेते, इसका ऑप्शन बनेगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कपलिंग रिएक्शन पे बेस्ड था। पहला कह रहा है हैग रिएक्शन इज प्लेटिनम बेस्ड रिएक्शन इन विच द विनाइलिक हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय विद विनाइल एराइल बेंजल ग्रुप, सही बात है। दूसरी स्टील कपलिंग इज पीडी कैटलिस्ट यूज्ड इन टीन, स्टील में क्या यूज करते हैं? एसएन यूज करते हैं। कुमांडा कपलिंग इज क्रॉस कपलिंग रिएक्शंस बिटवीन एन ऑर्गेनिक हैलाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आरएमसीएक्स यूज करते हैं, ये भी सही है। द यूज ऑफ बेस सच एज अमीन इज नेसेसरी फॉर हैग रिएक्शन, हैग रिएक्शन में अमीन यूज करते हैं। चारों की चारों बातें सही थी। कपलिंग रिएक्शन का सवाल था क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद अगर हम बात करें 37 भी आपके नोटबुक का सवाल है, इसको भी आप कर सकते हो। तो इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन और देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूं मैं। ओएमसी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इनिशियल आपको ये सब्सटेंस मेंशन करके दे रखा है। यहाँ पे आपको कोबाल्ट दे रखा है, एमनी दे रखा है, एमई दे रखा है, और कह रहा है यहाँ पे एक सीओ लिगेंड भी कह रहा है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक्सेस ऑफ सीओ, एक्सेस सीओ यूज कर रहे हैं, सीओ एक्सेस में लिया है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गए। और कह रहा है बताओ ये किस मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बने हैं। हमें भाई ये देखना है ये किस मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बने हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान देना, यहाँ पे एक्सेस ऑफ सीओ ले रहा है तो हमें इसका मैकेनिज्म बनाना, तो वहां पे आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसके वीएससी में जाऊंगा। मुझे पता है वीएससी में 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना, एक्सेस ऑफ सीओ आ रहा है तो यहाँ पे सॉरी सीओ की जगह PH3P फॉस्फेट लिगेंड है, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना, सुनना चाहिए। एक्सेस ऑफ सीओ दे रखा है तो सीओ आएगा, सीओ मोर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है एज कंपेयर टू PPS3। तो यहां से आप देखो न्यूट्रल लिगेंड का लॉस होगा क्योंकि आने वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है और ये भी 2 दे रहा है। तो यहां से एमई तो जाएगा नहीं यहाँ पे। तो पहले स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन होगा, एमई यहां से PPS3 चला गया तो जो जगह खाली हो जाएंगी ये 18 से 16 बनेगा, यानी कि पहला काम तो क्या होगा, लॉस ऑफ PPS3। फिर यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा, CO आपका यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ध्यान देना इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट में जो हमारे पास बना हुआ है वहां पे एसीटोन की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके बाद अब आपको पता है, ध्यान देना, अब ये पहला काम तो ये हो गया। यहां से